हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन बाइट पर। हिस्ट्री के लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो जो टॉपिक हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वो हैं इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास और नदी घाटी की सभ्यताएं। ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके इनके वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है यानी आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है वैदिक काल पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल पूर्व या पूर्व वैदिक काल एक ही बात है। तो वैदिक काल पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, सबसे पहले हम वैदिक काल के बारे में जानते हैं। इस काल को वैदिक काल क्यों कहते हैं, मतलब इसका नामकरण कैसे हुआ। इसे वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी। वेदों की रचना के कारण इस काल को वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, इस काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब ये जो ईसा पूर्व इसमें दिया है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय, इसलिए इसे ईसा पूर्व बोलते हैं। अभी हमने जाना वैदिक काल का नामकरण कैसे हुआ और इसे कितने भागों में बांटा गया। अब जानते हैं वैदिक काल में किनका वर्णन किया गया है। तो वैदिक काल में आर्यों का वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आर्य कौन थे। आर्य वो लोग थे जो मध्य एशिया से भारत में आए थे। आप सभी ने मैप देखा होगा, मध्य एशिया उस भाग को कहते हैं जो पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान के आसपास का जो भी एरिया है वो मध्य एशिया का भाग कहलाता है। तो आर्य जो थे वो भारत मध्य एशिया से आए थे, मतलब वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, वो मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्यों की जो मुख्य भाषा थी या जो वो मुख्य लैंग्वेज बोलते थे वो संस्कृत थी। चूँकि संस्कृत को देववाणी बोलते हैं अर्थात देवताओं की भाषा बोलते हैं, तो आर्य जो थे वो अपने आप को बहुत ही उच्च स्तर का समझते थे। और भारत के जो मूल निवासी थे, जैसे हम सब जहाँ भी रहते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं तो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो भारत के जो लोग थे वो वहीं की लैंग्वेज बोलते थे। तो आर्य जो थे वो उन्हें निम्न स्तर का समझते थे और अपने आप को बहुत ही उच्च स्तर का समझते थे। तो आर्यों को तो आर्य बोलते ही हैं, लेकिन आर्य जो भारत के मूल निवासी थे उन्हें अनआर्य बोलते थे। आर्य अपने आप को उच्च स्तर का समझते थे, इसीलिए उनका नाम आर्य है। और आर्य जो भारत के मूल निवासी थे उन्हें निम्न स्तर का समझते थे, तो उन्हें अनआर्य बोलते थे। अब हम वैदिक काल के प्रकारों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है ऋग्वैदिक काल। इसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आर्य जो थे वो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। कबीले को जन कहते थे और कबीले का जो सरदार होता था उसे राजन कहते थे। आप राजन या राजा कुछ भी कह सकते हैं। कबीले को जन कहते थे और कबीले के सरदार को राजन कहते थे। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था उसकी सबसे छोटी जो इकाई थी उसे कुल या परिवार कहते थे। ठीक है, तो कबीले के सरदार को क्या बोलते थे, राजा या राजन। कबीले को जन बोलते थे और इस समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे कुल या परिवार बोलते थे। कई कुल या परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे और ग्राम का जो प्रमुख या प्रधान होता था उसे ग्रामणी बोलते थे। आज भी जो गांव का प्रधान होता है उसे
प्रधान बोलते हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं, लेकिन उस समय ग्राम का जो प्रधान होता था या प्रमुख होता था उसे ग्रामणी बोलते थे। कई ग्राम मिलकर विश कहलाते थे और उसका जो प्रमुख या प्रधान होता था उसे विशपति बोलते थे। कई विश मिलकर जन कहलाते थे और जन का प्रमुख या प्रधान राजा या राजन होता था। तो जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी वहीं पर बात एंड हो जाती है कि कबीले को जन बोलते थे और कबीले के सरदार को राजन बोलते थे, और लास्ट हमारा कहाँ हुआ कि कई विश मिलकर जन कहलाते हैं और जन का जो प्रमुख होता है या प्रधान होता है वो राजा या राजन कहलाता है। देखिए पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, आसान है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है ऋग्वेद में जन का जो उल्लेख किया गया है वो 275 बार किया गया है और विश का जो उल्लेख किया गया है वो 170 बार किया गया है। ठीक है, तो जन का जो उल्लेख किया गया है वो 275 बार और विश का जो उल्लेख किया गया है वो 170 बार किया गया है। परिवार जो उस टाइम पे होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे। अब पितृसत्तात्मकता का क्या मतलब होता है, मतलब जहाँ पर औरतों की नहीं चलती थी, आदमियों की चलती थी। तो पहले जो परिवार होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो एक वर्ण व्यवस्था के क्रम से चलता था। अब ये वर्ण व्यवस्था क्या होती है, उस समय समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था। ये क्रमशः थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था। यानी ऋग्वैदिक काल जो था वर्ण व्यवस्था के क्रम से चलता था और जो वर्ण थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। अभी हमने जो 4 वर्ण पढ़े ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का मुख्य पेय जो था उसे सोम बोलते थे और आर्यों का मुख्य जो खाद्य था उसे यव या जौ बोलते थे। मुख्य पेय जो था उसे सोम बोलते थे, मुख्य खाद्य जो था उसे यव या जौ बोलते थे। उस समय यानी ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह, पुनर्विवाह बहुत ही प्रचलित था। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह और पुनर्विवाह का तो प्रचलन था। किस चीज़ का प्रचलन नहीं था, वो है पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह। इस चीज़ का उस समय पर प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। मतलब जो दास होते थे उस टाइम पर उनका प्रचलन था। जो दास थे वो कृषि में हेल्प नहीं करते थे, मतलब उन्हें कृषि में नहीं बोला जाता था कि आप हेल्प करो जाके, लेकिन वो घरेलू काम में मदद करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे वो इंद्र थे, उसके बाद अग्नि और फिर वरुण का स्थान था। इंद्र को पुरंदर कहते थे जिसका मतलब होता था किले को तोड़ने वाला। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे जो महत्व था देवताओं में वो किसका था, तो वो है इंद्र का। इसी तरह के क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारियों को पड़ी कहते थे और उस समय जो मुद्रा थी उसे निष्क व सतमान बोलते थे। तो व्यापारियों को पड़ी बोला जाता था और मुद्रा को निष्क और सतमान बोलते थे। आगे नोट देखते हैं। आर्यों की जो प्रमुख भाषा थी वो संस्कृत थी, ये हम पहले भी जान चुके हैं। तो आर्यों की जो प्रमुख भाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में विवाह को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो ऋग्वैदिक काल में विवाह को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है दैव विवाह। दैव विवाह का मतलब क्या होता है, इस विवाह में पुरोहित से कन्या का विवाह किया जाता था, इसीलिए इसे दैव विवाह बोलते हैं। सेकंड है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब क्या होता था,
इसमें क्या होता था, माता पिता द्वारा वर को आमंत्रित करके कन्या का विवाह किया जाता था, तो इसे ब्रह्म विवाह बोलते हैं। थर्ड है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब क्या है, इसमें कन्या के बदले में गाय या बैल को दे दिया जाता था, तो ये विवाह जो कहलाता था वो आर्ष विवाह कहलाता था। नेक्स्ट क्या है, प्रजापत्य विवाह। इस विवाह का मतलब क्या होता था, इसमें लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से वचनबद्ध हो जाते थे और उनका विवाह कर दिया जाता था, तो ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह बोलते थे। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। ये सब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब आप खुद ही समझ गए होंगे। जिसे प्रेम विवाह बोलते थे, लव मैरिज, तो उस समय जो गंधर्व विवाह होता था उसका मतलब होता था प्रेम विवाह। नेक्स्ट है असुर विवाह। इस विवाह में क्या होता था कि लड़की के जो माता पिता थे वो धन के बदले में कन्या का विवाह कर देते थे, मतलब उन्हें जो भी धन दे देता था उसके बदले में वो अपनी कन्या का विवाह उससे कर देते थे, तो ऐसे विवाह को असुर विवाह बोलते हैं। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। इसमें क्या होता था, कन्या का अपहरण कर लिया जाता था, उसे किडनैप कर लेते थे और फिर उससे विवाह कर लेते थे, तो ऐसा विवाह क्या कहलाता था, राक्षस विवाह। और लास्ट जो है उसे बोलते थे पिशाच विवाह। इस विवाह में क्या होता था, कन्या को बेहोश करके और उससे विवाह कर लिया जाता था। तो हमने ये 8 प्रकार के विवाह पढ़े ऋग्वैदिक काल में। इन 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। देखिए, वीडियो की शुरुआत में हमने आर्यों के बारे में सारी डिटेल जान ली कि वो कहाँ से आए थे, उनकी प्रमुख भाषा क्या थी, वो मूल निवासियों को क्या बोलते थे। लेकिन कुछ महान हस्तियाँ हुई हैं, जैसे मैक्स मूलर हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए। इन्होंने अपनी अपनी राय के अनुसार बताया है कि जो आर्य थे वो कहाँ के मूल निवासी थे। तो मैक्स मूलर ने बताया है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बताया है आर्य तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये 3 महान हस्तियां हैं जिन्होंने बताया है कि आर्य का मूल निवास स्थान क्या है। अब हम कुछ परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें पहला है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी हुई थी। तो इसका आंसर है कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, मतलब 5 भागों में बटी हुई थी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहते थे। तो इसका आंसर है अधन्या। अधन्या का मतलब होता है वो पशु जो उस श्रेणी में रखे जाते हैं जिनकी हत्या नहीं कर सकते, उन्हें अधन्या बोलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में गाय को अधन्या बोलते थे। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो कौन सी थी। तो इसका आंसर है लोहा। अब हम जानते हैं कि परीक्षा में आपसे प्रश्न किस तरह पूछे जाएंगे। अगर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू। तो आपको पता है कि आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ठीक है। अगर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है तो आपने वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा है आपको वो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 3 से 4 लाइन का आंसर लिखेंगे। आपको 3 से 4 लाइन का आंसर लिखना ज़रूरी है, तभी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।